हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने एम के लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि अभी जो वीडियो सीरीज़ हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी, अगर आप एक लीगल एस्पिरेंट हैं, किसी जुडिशल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, हर एस्पेक्ट से वो इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जी हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको समझने के लिए हमने एक पहले भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस सीरीज में। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसके स्केलेटन के बारे में, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्केलेटन के बारे में हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इस एक्ट को डिवाइड किया गया है टोटल 11 चैप्टर्स में और 167 सेक्शंस में, जिन्हें टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि ये 11 चैप्टर और 167 सेक्शन, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो लॉ ऑफ एविडेंस होता है, ये सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों के लिए सेम होता है, अलग नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लॉ ऑफ एविडेंस सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए सेम रहेगा। ये एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। एविडेंस एक्ट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर एविडेंस एक्ट बना है। एविडेंस मस्ट रिलीवेंट, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, एंड हेयरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। देखिए, आप जब एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक जुडिशियल अफसर हैं और आपको एविडेंस लेना है। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे, जो एविडेंस है दैट मस्ट बी रिलीवेंट। एविडेंस आपका रिलीवेंट होना चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल आ गया। भाई, आप वही बातें लेंगे, वही साक्ष्य लेंगे जो मैटर इन इशू से, फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है। भाई, दूसरी बातें जो रिलीवेंट है उनको आप नहीं लेंगे। तो एविडेंस हमेशा क्या होना चाहिए? रिलीवेंट होना चाहिए, सबसे पहला प्रिंसिपल। दूसरा क्या है कि बेस्ट एविडेंस। एविडेंस क्यों दिया जाता है? एविडेंस कोई भी पार्टी देती है अपनी सपोर्ट में, यानी कि वो जो क्लेम कर रहा है, जो लाइबिलिटी की डिमांड कर रहा है, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो उनसे अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है, तो उसी लिए वो साक्ष्य देता है कि मैंने ऐसा किया या नहीं किया, उसने ऐसा किया या नहीं किया। तो जो एविडेंस है दैट शुड बी बेस्ट एविडेंस, सो दैट कि देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। सेकंड रूल क्या है? बेस्ट एविडेंस होना चाहिए। हेयर से, यानी कि कहीं सुनाई बातों को एविडेंस में एडमिट नहीं करना चाहिए। तो ये तीन जो है आपके, ये क्या है आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं तीन, इनको आपने समझा। अब मान लीजिए आपको एविडेंस लेना है। एविडेंस एक्ट की हम बात करते हैं। देखिए, एविडेंस एक्ट में हमने पहला क्या कहा हमारा कि इट मस्ट बी रिलीवेंट, ये रिलीवेंट होना चाहिए। तो पार्ट 1 जो है हमारा, वो किसकी बात करता है? रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है। भाई, कौन से एविडेंस रिलीवेंट हो, कौन सा नहीं हो, पार्ट 1 यही तो बात कर रहा है आपका। सेक्शन 5 से लेकर 55 तक क्या बात हो रही है? पार्ट 1 की तो बात हो रही है। अब दूसरी क्या बात है कि रिलीवेंट तो है, उस रिलीवेंट को हम देंगे कैसे, हाउ टू गिव एविडेंस इन कोर्ट, पार्ट 2 उसकी बात कर रहा है। और जो एविडेंस दे दिया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका पार्ट 3 बात कर रहा है। तो इस तरह से देखिए, एविडेंस एक्ट को आपको रटने की जरूरत नहीं है। एविडेंस एक्ट अपने आप में एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जिसको अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें 11 चैप्टर 167 सेक्शन थे, 3 पार्ट में डिवाइड था। पहले पार्ट में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट था, दूसरे में ऑन प्रूफ था, और तीसरे में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द एविडेंस। पार्ट 1 की हम बात करने वाले हैं, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की। पार्ट 1 में
दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 है आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे, जो कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि एविडेंस क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इश्यूज क्या है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 1 की, यानी कि सेक्शन 1 से लेकर के आपका कौन से सेक्शन तक आता है, ये सेक्शन 4 तक आता है। तो अपना हेडफोन ऑन कर लें, पेन पेपर अपना साथ लेकर बैठें और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलें। सब कुछ स्लाइड में लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ वर्ड्स को सुने, उन्हें नोट करें और अपना बेयर एक्ट साथ में रखें, चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चलें। देखिए सेक्शन 1 क्या कहता है, किसी भी बेयर एक्ट का सेक्शन 1 हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं हर एक एक्ट में, कि ये आपका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड रिटन बाय हूँ, ये किसने लिखा था, हम प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, इसको सर जेम्स स्टीफन ने लिखा था। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया। हो सकता है आपके पास नया बेयर एक्ट ना हो अभी, पुराने बेयर एक्ट में ये 2019 से पहले यहाँ पे जितने बेयर एक्ट है सब में लिखा हुआ है कि इट इज एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये एक्ट नंबर 34 2019 का, कौन कौन से एक्ट आपके एप्लीकेबल हो गए हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो, सो द एविडेंस एक्ट इज नाउ एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द इंडिया। पूरे भारतवर्ष में ये लागू होता है। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट including court martials other than court martials convened under the Army Act, Naval Discipline Act and the Air Force Act, but not to the affidavits presented to any court or officer nor to the proceedings before an arbitrator। ये क्या है कि सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो किसी न्यायालय में चलती हैं उन पर लागू होता है, कोर्ट मार्शल्स पर भी लागू होता है। कौन से कोर्ट मार्शल पर छोड़कर, जो आर्मी एयरफोर्स और नेवी के एक्ट में होते हैं उन पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। उसके अलावा जो कोर्ट मार्शल होते हैं उन पर लागू होता है। एफिडेविट जो कोर्ट में दिए जाते हैं उनको भी एविडेंस एक्ट में एविडेंस नहीं माना गया है सेक्शन 1 के हिसाब से। आर्बिट्रेटर जो होते हैं, आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में भी आपका एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। एंड इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन 1 सितंबर 1870, 1 सितंबर 1872 को इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। अभी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो अभी एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया। अभी हम देखिए इसके नेचर को समझते हैं। जितनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि जो न्यायिक कार्रवाई है, ये उन पर लागू होता है। एफिडेविट्स पर लागू नहीं होता है, आर्बिट्रेटर के सामने नहीं होता है। कोर्ट मार्शल पर होता है, जो कोर्ट मार्शल छोड़कर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट को छोड़कर, ठीक है, तीनों फोर्सेस के जो कोर्ट मार्शल हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, एफिडेविट्स पे क्यों लागू नहीं होता है और आर्बिट्रेटर पे क्या है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लगता है, कोर्ट मार्शल्स पर लगता है, एक्सेप्ट आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के अंडर में जो कोर्ट मार्शल होते हैं उनको छोड़ के। देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग को क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन दी गई है सीआरपीसी 2I सेक्शन 2 सब सेक्शन I में जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन दी गई है। एंड इट सेज दैट इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स of which evidence is may be legally taken on oath। न्यायिक कार्रवाई वो ऐसी कार्रवाई को माना जाता है जहां पे साक्ष्यों को कानूनी तौर पर शपथ के ऊपर लिया, शपथ दिला के लिया जा सकता है, कसम खिलाई जाती है।
यानी कि देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ होंगी, कोर्ट में होंगी। और कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट आप एक जनरल मीनिंग जो देखती है नॉर्मल आदमी, वो क्या देखता है कि कोर्ट एक बिल्डिंग को बोलते हैं। ऐसा नहीं है, कोर्ट कोई बिल्डिंग नहीं है। कोर्ट इज अ प्लेस वेयर अ मजिस्ट्रेट और जज इज टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, गिविंग जजमेंट्स। ठीक है, जहां पे कोई जज आपके फैक्ट्स को सुनता है, आपके साक्ष्यों को लेता है और अपने डिस्क्रिशन के ऊपर, अपने विवेक के अनुसार आपको निर्णय दे सकता है, उसे कोर्ट कहा जाता है। और वहां पे जो न्यायालय में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है, न्यायिक कार्रवाई कहा जाता है। अभी इंडियन एविडेंस एक्ट हमने कहा कि एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता है और प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर उन पर भी अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे हम कुछ केस लॉ देखेंगे। सुधा देवी वर्सेस MP नारायण, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट 1381। जब भी ऐसे केस लॉ जाते हैं प्लीज उनको नोट डाउन कर लें। सुधा देवी वर्सेस MP नारायण वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एफिडेविट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस in section 3 of Indian Evidence Act and can be used in evidence only if the court permits to be so used in sufficient reason। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका एफिडेविट है वो एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पावर से चाहे तो ये कह सकता है किसी फैक्ट को कि वो एफिडेविट के द्वारा प्रूव कर दिया जाए। यानी कि एफिडेविट पर वो डज नॉट अप्लाई टू, एफिडेविट क्या है, इट इज नॉट अ कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है न्यायालय की। न्यायालय अगर चाहे तो किसी भी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूव करा सकता है। एक केस और नोट कर लीजिए यहाँ पे आप, फेडरल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस आनंद राव, AIR 1944। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फेडरल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस आनंद राव, AIR 1944। ठीक है, ये केस जो था, इस केस में ये बोला गया था कि यदि कोई भी फैक्ट एफिडेविट के द्वारा न्यायालय के आदेश के बाद सबमिट कर दिया जाता है तो वो एविडेंस बन जाएगा। देखिए वैसे यहाँ पे एविडेंस पे लागू नहीं होता है एफिडेविट्स, लेकिन अगर न्यायालय उसको बोल दे तो फिर वो बन जाएगा। कौन सा केस बताया मैंने, यहाँ पे नोट कर लीजिए इस केस को भी अपने नोट्स में कि फेडरल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस आनंद राव, AIR 1944। अभी हम बात करते हैं प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। यहाँ भी हम एक केस लॉ को देखेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट 2316। इस केस में देखिए कोर्ट ने क्या कहा था, आर्बिट्रेटर इज नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के नियमों से बंधा हुआ नहीं है आर्बिट्रेटर। ही इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है वो उनसे बाउंड है, ना कि एविडेंस एक्ट के रूल से बाउंड है। तो इसीलिए आर्बिट्रेटर के सामने एविडेंस एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होता है। आर्बिट्रेटर हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बट दे आर नॉट बाउंड बाय द एविडेंस लॉ। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता है, तो वहां पे क्या रोल है, वो आपका मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्टरी है। सुधा देवी वर्सेस MP नारायण में और फेडरल कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड के केस में ये न्यायालय कह चुका है कि एफिडेविट न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, उनके विवेक के ऊपर ये है, वो चाहे तो किसी भी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूव करा सकती है। अब इस सेक्शन 3 पे चलते हैं। सेक्शन 2 यहाँ पे रिपेल कर दिया गया था 1938 में ही। तो सेक्शन 3 क्या है, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोर्ट। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस।
न्यायालय क्या है? कोर्ट देखिए कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग को कोर्ट ने, कोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई जज और मैजिस्ट्रेट, ठीक है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आर्बिट्रेटर नहीं है और वो कानून के द्वारा उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो एविडेंस ले सकते हैं ऑन ओथ, उसे कोर्ट कहा जाता है। अब फैक्ट क्या आता है? एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है फैक्ट की। देखिए फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। जब हम स्कूल जाते थे तो हमें पढ़ाया जाता था नाउन, और टीचर क्या कहता था कि व्हाट एवर यू कैन सी, व्हाट एवर यू कैन फील इज अ नाउन, ऐसे बोलते थे ना टीचर। देखिए फैक्ट वही चीज़ है। फैक्ट दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल फैक्ट्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें परसीव की जा सकती हैं सेंसेस के द्वारा वो भी फैक्ट है। कोई भी मेंटल कंडीशन, ठीक है, जो व्यक्ति को जानता है, व्यक्ति जिसे जिसे व्यक्ति महसूस कर सकता है, वो भी आपका एक फैक्ट है। कुछ इलिस्ट्रेशंस देखते हैं फैक्ट के। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट। अ मैन हर्ड और saw समथिंग इज ए फैक्ट। एक व्यक्ति ने कुछ सुना और कुछ देखा, ये भी एक फैक्ट है। एक व्यक्ति ने कुछ कहा, ये भी एक फैक्ट है। एक व्यक्ति अपना कुछ विचार रखता है, उसकी कुछ इंटेंशन है, उसका कुछ गुड फेथ है, वो फ्रॉड करता है। देखिए हम आईपीसी जब पढ़ते हैं तो हम मेंस एक्ट मेंस रिया पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे इंटेंशन देखी जाती है। क्राइम के लिए इंटेंशन भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, नॉलेज भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। तो नॉलेज, इंटेंशन, इन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप परसीव कर सकते हो आपकी सेंसेस से, वो क्या है? वो सारी फैक्ट हैं। एक व्यक्ति की समाज में कुछ अपने एक रेपुटेशन, एक इज्जत है, ये भी एक फैक्ट है। अभी बात करते हैं रिलीवेंट फैक्ट की। देखिए वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट। भाई फैक्ट तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमें जिस मैटर में एविडेंस चाहिए, जिस घटना को हम साबित करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, कौन से फैक्ट हैं, उन्हें रिलीवेंट फैक्ट कहा जाता है। वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट टू अनदर when the one is connected with another in any of the ways referred to go in provisions of this act relating to the relevancy of act। यहाँ हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए की वाइफ है बी। बी कौन है? ये इसकी वाइफ है। बी ने बीती रात को ऑपरेटर को कॉल किया कि केस था, मैं इस केस का नाम भी आपको बताऊंगा। बी की वाइफ ने जो है वो 100 नंबर पे कॉल किया और उसने कहा कि आई नीड हेल्प, आई नीड पुलिस। बीच में सडनली फोन कट जाता है और अगले दिन बी की जो है वहां पे डेड बॉडी मिलती है। बी इज डेड, ठीक है। जब बी डेड हो जाती है तो ए कहता है कि एक्सीडेंटली फायर होने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई है। यानी कि ये बी की मृत्यु को ए जो है एक एक्सीडेंटल डेथ दिखाना चाहता है। लेकिन पहली रात में ऑपरेटर को जो कॉल किया उस लेडीज ने 100 नंबर के ऊपर, उसने ऑपरेटर से जो बात की, ये सब क्या है? ये आपके रिलीवेंट फैक्ट हैं, ये एक ही ट्रांजैक्शन में है। देखिए उसका बात करना, इसकी मृत्यु हुई है, इसने ए ने की या नहीं की, ए मर्डर है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना था वहां पे। लेकिन जो उसने ऑपरेटर को कॉल किया और ऑपरेटर को जो वर्ड्स उसने बोले, ए और उसके बी के बीच में क्या, किन बातों को लेके झगड़े थे, ये सारी बातें जो है आपकी क्या हो जाएंगी? रिलीवेंट हो जाएंगी। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? रिलीवेंट हो जाएंगी। तो ऐसे ही फैक्ट को, फैक्ट तो सारी चीजें हैं, इसके जीवन में जो घटित रहा सभी फैक्ट है, आसपास जो सभी फैक्ट है। लेकिन इस घटना से कि उसको शी इज फाउंड डेड, ठीक है, उसकी मौत से रिलेटेड, उससे पहले उसके साथ जो कुछ घटित हुआ, जो कुछ वहां पे हुआ, वो सारे फैक्ट क्या होंगे? वो रिलीवेंट होंगे इसकी डेथ के साथ। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड नाउ कि रिलीवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। अभी हम बात करेंगे फैक्ट इन इशू। देखिए फैक्ट इन इशू का क्या मतलब होता है कि कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट। फैक्ट इन इशू वो होते हैं
जो भी इशू आया है, फैक्ट इन इश्यूज वो इश्यूज होते हैं जो या तो स्वयं में या किसी दूसरे तथ्य के साथ उनके संबंध में, द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। कोई भी ऐसे तथ्य है जो या तो अपने आप में या किसी दूसरे तथ्यों के साथ मिलके किसी भी चीज का होने या ना होने का, उसके नेचर के बारे में, किसी अधिकार, किसी जिम्मेदारी, किसी डिसेबिलिटी के बारे में, किसी मुकदमे में इस तरह की चीजों को जो बताते हैं उन्हें हम फैक्ट इन इश्यूज कहते हैं। एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसको एक, कि वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। वो क्या होगा, वहां पे एक फैक्ट इन इशू होगा, यानी कि जो आपके इशू है उसमें जो फैक्ट रिलेटेड होंगे वो सारे फैक्ट इन इशू होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ और फॉर टाइमिंग इन फोर्स, सीपीसी सिविल प्रोसीजर से लेकर, सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड कोई ऐसा लॉ था जो टाइमिंग द फोर्स में था, कोई भी कोर्ट एक इशू ऑफ फैक्ट को रिकॉर्ड करता है और वो फैक्ट आइदर असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर, उसके बारे में उसे मना किया जाता है या उसे बोला जाता है। सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू, ऐसा इशू फैक्ट इन इशू होगा। सो वी विल अंडरस्टैंड द फैक्ट इन इश्यूज बाय सम इलस्ट्रेशंस। अब मान लीजिए ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट बी इन इश्यूज, दैट ए कॉज बीज डेथ, एक तो ये हो गया फैक्ट इन इशू। दूसरा क्या हो गया, दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ये भी फैक्ट इन इशू है। that A had received grave and sudden provocation from B, ये भी यहाँ पे एक फैक्ट इन इशू हो सकता है। and that A at the time of doing the act which caused B's death, ऐसा काम जो कि B की मृत्यु का कारण बना, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature। तो ये सारे क्या होंगे, ये सभी फैक्ट इन इश्यूज होंगे। अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। देखिए डॉक्यूमेंट क्या है, ये कई बार प्री एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय मीन्स ऑफ लेटर, भाई लेटर को तो आपको पता ही है कि लेटर्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, ये सारे भी डॉक्यूमेंट ही होते हैं जो किसी भी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए गए हैं। देखिए इसको एग्जांपल समझिए आप, राइटिंग डॉक्यूमेंट, भाई कुछ रिटन में कुछ लिखा है तो राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। कोई प्रिंटेड चीज है, लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट, फोटोकॉपी है किसी चीज की, वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई मैप है, प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कोई इंस्क्रिप्शन है जो मेटल प्लेट है या स्टोन है तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट है। एनी कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, ये सारे क्या होंगे, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। अभी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम आते हैं कि व्हाट इज एविडेंस। जो एविडेंस वर्ड है एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है बी क्लियर, यानी कि एविडेंस वो साक्ष्य होते हैं जो हमारे मदद करते हैं, न्यायालय की मदद करते हैं कि एक्चुअल सच्चाई क्या है ये पता लगाने के लिए। तो एविडेंस कैसे दिया जा, साक्ष्य कैसे दिया जा सकता है न्यायालय में? इट्स वेरी सिंपल, प्रैक्टिकली आप किसी जज को कैसे बताएंगे कोई चीज़ सही है क्या क्या है? तो विटनेस या तो ओरली बताएगा या कोई डॉक्यूमेंट होंगे, आपके पास सेल डीड हो सकती है, आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आप एज एविडेंस, एज एन एविडेंस आप वहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एविडेंस कितने तरह का हो गया, ऑरल और डॉक्यूमेंट्री।
वैसे तो कई सारी टाइप हैं, बट उसका मेनली दो क्लास में क्लासिफाइड कह सकते हैं आप। ओरल एविडेंस वो होते हैं कि जो स्टेटमेंट्स बोलकर बताई जाती हैं, जो न्यायालय के सामने कोई भी गवाह, ठीक है, किसी भी जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट देता, ओरल स्टेटमेंट देता है, उसको बोलते हैं ओरल एविडेंस। और जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी रिटन फॉर्म में है, जो हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अभी पढ़ी है, उस फॉर्मेट में, फिगर्स में है, राइटिंग में है, फोटोकॉपी है, वो सारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ये फैक्ट में भी प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। देखिए कोई भी फैक्ट है, या तो वो प्रूव होगा या वो डिसप्रूव हो जाएगा, या तो उसे आप साबित कर देंगे, ठीक है, या उसे साबित नहीं कर पाएंगे। तो तीन कंडीशन होती हैं यहाँ फैक्ट की, या तो वो प्रूव्ड है, या वो डिसप्रूव्ड है, या वो नॉट प्रूव्ड है। हम इन तीनों के डेफिनेशन को समझते हैं। प्रूव्ड, सेक्शन 3 यहाँ पे कहता है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। यानी कि कोई भी फैक्ट उसको प्रूव बोला जाएगा अगर वो मैटर कोर्ट के सामने आने के बाद न्यायालय इस बात को मान लेता है, बिलीव कर लेता है कि वो एग्जिस्ट करती है, या फिर ये कंसीडर कर लिया जाए कि उसका एग्जिस्टेंस, कोई व्यक्ति जो एक्ट करता है वो ये मान के करता है कि वो एक्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फेमस केस था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरिलाल जायसवाल। आप इसे नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरिलाल जायसवाल 1994 का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि इन अ क्रिमिनल केस स्टैंडर्ड फॉर प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑफ अ रीजनेबल मैन इज टू बी अडॉप्टेड। मतलब जब क्रिमिनल केस में क्या होता है कि फैक्ट को प्रूव तभी माना जाता है जब वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट हो, यानी कि वहां पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जबकि सिविल मैटर्स में ऐसा नहीं है। सिविल मैटर में जो प्रूविंग होती है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट तो है, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे हम एक बैलेंसिंग करते हैं प्रोबेबिलिटी में और पॉसिबिलिटीज में। वहां पे क्या होता है, एक बैलेंसिंग होती है प्रोबेबिलिटी में और आपकी पॉसिबिलिटीज में। ये आपका प्रूव्ड फैक्ट है। आता है डिसप्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रूव्ड में क्या था कि कोर्ट को बिलीव था कि एग्जिस्ट करता है। कोर्ट ये मान लेता है जब वो मैटर उसके सामने आता है कि वो मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, or consider its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon supposition that it does not exist। यानी कि न्यायालय जहां इसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानता वहां डिसप्रूव्ड हो जाता है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है डिसप्रूव्ड की, ये एक नेगेटिव फाइंडिंग देती है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रारी है कि इट इज कॉन्ट्ररी टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रूव्ड। यहाँ पे existence of such fact is not proved but its non existence is proved। मतलब नॉन एग्जिस्टेंस कि वो मैटर एग्जिस्ट, वो फैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये चीज आपकी प्रूव होती है, तो उसको क्या मान लेंगे, डिसप्रूव्ड। यानी कि न्यायालय जिस फैक्ट को ये मान लेता है कि एग्जिस्ट करता है वो प्रूव्ड रहेगा, और जिसे मान लेता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता वो डिसप्रूव्ड रहेगा। नॉट प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड when it is neither proved nor disproved। जब कोई भी फैक्ट ना तो प्रूव्ड हो और ना ही डिस्प्रूव्ड हो तो उसको नॉट प्रूव्ड माना जाता है। इसका कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फाइंडिंग नहीं होता है। इट इज फेलियर ऑफ पार्टी विच इंडिकेट अ स्टेट ऑफ माइंड बिटवीन प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड। जब कोई एक पार्टी किसी दूसरे पॉइंट को प्रूव या डिस्प्रूव करने में
अनेबल हो जाती है तो वहाँ नॉट प्रूव्ड रहता है। इसको हम एक छोटे से उस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कोई फैक्ट था ए, लेट इट बी एनी, कोई भी फैक्ट हो सकता है, हमने बात कर चुके हैं फैक्ट क्या होते हैं। यहाँ पे दो पार्टी थी, एक्स और वाई। एक्स ने ये एविडेंस दिया और इसको साबित कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब एक्स ने जो फैक्ट दिया, वाई ने उसके लिए प्रूव कर दिया कि फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और न्यायालय ने इस बात को मान लिया कि ये जो फैक्ट है ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये नॉट आपका डिसप्रूव्ड हो जाएगा। अब मान लो जो फैक्ट इसने दिया है यहाँ पे, इसको ना तो ये डिसप्रूव कर पाया और ना ये इसको प्रूव कर पाया, तो इन दैट केस जो ये फैक्ट होगा हमारा, ये आपका नॉट प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट प्रूव्ड हो जाएगा। तो प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन 4 के ऊपर। देखिए सेक्शन 4 प्रिजम्पशंस की बात करता है। इन तीनों ही में प्रज्यूम, सेल्फ प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इन तीनों पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में विद केस लॉज बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एमके लीगल शिक्षा। देखिए सब्सक्रिप्शन से बहुत ही सपोर्ट मिलता है किसी भी यूट्यूबर को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट नेक्स्ट वीडियो में आप सेक्शन 4 प्रिजम्पशन को जरूर देखें, उसे हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, जिससे कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।